तो हम लोग पिछले क्लास में, आज ये वेक्टर का लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट क्लास में हम लोग वेक्टर के एंगल के बारे में पढ़ रहे थे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हम लोग आज आगे बढ़ने से पहले एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, जिससे कि तुम्हें एंगल बिटवीन वेक्टर्स के ऊपर आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपकी जो नॉलेज है, वो थोड़ी और स्ट्रांग हो जाए और मजबूत हो जाए। क्लियर है? तो देखो बच्चों, यहां पे हमारे सामने में टोटल 3 वेक्टर है, ठीक है ना। अब ये तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और एक ये एंगल दिया हुआ है। तो मैग्नीट्यूड कितना है? वेक्टर ए का 4 मीटर, बी का 3 मीटर और सी का 5 मीटर। ओके, अच्छा, वेक्टर्स जो जुड़े हुए हैं उनका सीक्वेंस देखो। वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल है, वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल है, वेक्टर बी के हेड पे वेक्टर सी का टेल है और वेक्टर सी के हेड पे वेक्टर ए का टेल है। एक तो ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या कर रहा है? फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी, बी सी एंड ए सी। इनके बीच में एंगल कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो कैसे एंगल हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं, सोचते हैं। आप एक काम करो, ये दो एंगल अपने को नहीं पता है, इनको मान लो अल्फा और इसको मान लो बीटा, ठीक। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये थोड़ा मिट गया यहां पे। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब एक बात देखो यहां पे, जरा ध्यान से समझते हैं, बच्चों, कि आपका यहां पे ये एंगल पहले फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग यहां पे इस राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में ये लिखें साइन अल्फा, तो ये साइन अल्फा तो परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन दिस, और ये वेक्टर कौन है? सी, जिसका मैग्नीट्यूड कितना लिए हुए हैं 5। तो साइन अल्फा इक्वल्स टू 3 अपॉन 5 और 3/5 क्या होता है बच्चे? आपको ट्रिगोनोमेट्री में मैंने बता रखा है, 3/5 की वैल्यू होती है साइन 3/5 अगर हो तो अल्फा होगा 37 डिग्री। तो आपको अल्फा निकल गया 37 डिग्री। ओके, अल्फा कैसे 37 डिग्री? ट्रिगो में मैंने बताया हुआ है आपको। अब बीटा कितना होगा? तो अल्फा निकल गया और ये एंगल पता है, तो बीटा तो आराम से निकल जाएगा, बिकॉज यू नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है ना, तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। तो तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली अल्फा कितना है? 37 प्लस बीटा प्लस 90 इक्वल टू 180, ठीक है। सो बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो बीटा इक्वल्स टू, तो इन दोनों को ऐड करो और उसको उधर भेज दो। तो 180 माइनस 127 डिग्री, इन दोनों का एडिशन 127। तो बीटा आ गया आपका दोस्तों 53 डिग्री। तो अल्फा बीटा भी हमने ट्रिगोनोमेट्री का यूज किया और कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अब अपने को करना क्या है? ये क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। तो ए और बी के बीच का एंगल, तो देखो एंगल के लिए मैंने क्या बोला था तुम्हें? 2 वेक्टर्स के टेल्स एक जगह ज्वाइन होने चाहिए या हेड्स, लेकिन हम लोग नॉर्मली किसको यूज करते हैं? जहां उनका टेल ज्वाइन किया हुआ हो। तो ए और बी का टेल ज्वाइन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ए और बी का टेल ज्वाइन होना चाहिए। तो देखते हैं, ये हो गया ए, आगे ये वेक्टर ए। तो एक काम करो, अगर तुम ए को आगे शिफ्ट कर लेते हो, जैसे देखो पहले ए यहां पे था, ए यहां पे था और बी इसके परपेंडिकुलर था, तो बी को वैसे ही रहने दो और ए को अगर आगे खिसका दोगे तो थोड़ा लंबा हो गया भाई, इतना रहने दो। तो तुम खुद सोचो, इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो किसी भी लाइन की टोटल एंगल होती है कितनी? 180। तो अगर ये 90 है बच्चे
तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्रीज। ठीक है, तो ये 90 तो ये भी 90, तो सीधी सी बात है टोटल एंगल कितना होना चाहिए था 180। तो B और A और B के बीच, अब देखो फर्स्ट क्लास दोनों का टेल ज्वाइन है, तो A और B के बीच का एंगल जो है वो कितना आ गया 90। तो ये पहला आंसर आ गया। क्लियर? चलो अब बात करते हैं B और C का। किसकी बात करते हैं? B और C का। तो यू कैन सी कि ये B का हेड है और ये C का टेल है, और ज्वाइन क्या होना चाहिए? दोनों का टेल। तो ठीक है, डायग्राम बनाओ। थोड़ा छोटा बनाते हैं, जगह कम है। तो मान लो ये C है और ये क्या था आपका B। ठीक, और इनके बीच का एंगल कौन हो गया? इनके बीच का एंगल हो गया ये बीटा। इनके बीच का एंगल ये कौन हो गया? बीटा। अब अगर B को हम लोग ऊपर स्लाइड कर लें इसके पैरेलल, तो B को अगर ऊपर स्लाइड कर लें तो B यहां पे आ जाएगा। अब तुम देख सकते हो बच्चों कि C का टेल और B का टेल दोनों एक पॉइंट पे आ गया कि नहीं आ गया? तो C का टेल और B का टेल अगर एक पॉइंट पे आ गया तो यही एंगल तो होगा B और C के बीच में, और ये एंगल कितना होगा? तो फिर से वही बात, कोई भी स्ट्रेट लाइन की टोटल एंगल होती है 180 डिग्री, और नीचे वाला अगर बीटा है तो दिस इज 180 माइनस बीटा। ओके, तो हम लोग यहां पे एंगल बिटवीन B एंड C, एंगल बिटवीन B एंड C कितना हो गया? 180 माइनस बीटा। तो ये हो गया 180 माइनस बीटा। बीटा कितना है आपका? तो देखो बीटा कितना है, बीटा कितना, बीटा है 53 डिग्री। तो इसको 53 इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 53 सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो व्हाट यू विल गेट 127 डिग्री। तो दोस्तों B और C के बीच का एंगल जो हो गया वो हो गया 127। आ रही बात समझ में? चलो B और C का तो काम हो गया भाई। अब रह गया कौन कौन? A और C। तो C देखो आपका C का हेड और A का टेल, तो दोनों का टेल एक जगह होना चाहिए। तो इनको भी अगर हम लोग एक जगह बनावे तो कैसे होगा? तो जैसे मान लो A को तो रहने दो अपने जगह पे, दिस इज A, और ये कौन था बच्चे? ये था आपका C। ये A, ये था C। तो लेकिन देखो टेल हेड और ये एंगल कितना है? अल्फा। तो अल्फा तुम लोग बोल नहीं पाएंगे। तो हमने तो सीखा है किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। तो सीधी सी बात है C को शिफ्ट कर लो नीचे। तो अगर C को नीचे शिफ्ट कर लोगे C को अगर नीचे शिफ्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड कि ये एंगल बन गया। ठीक, और फिर वही बात, ये टोटल 180 है तो ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। और अल्फा कितना है? तो अल्फा देखो यहां कितना है 37। तो 180 में से अल्फा अगर सब्ट्रैक्ट करोगे व्हाट यू विल गेट? तो सीधी बात है एंगल बिटवीन A एंड C जो होगा 180 माइनस अल्फा। तो अल्फा कितना है आपका? देख लो अल्फा कितना है 37। तो अल्फा 37 इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो आपको क्या मिल जाएगा 143 डिग्री। ठीक है, तो देख लो क्या क्या आंसर आया। A और B के बीच का एंगल हुआ 90 डिग्री, B और C के बीच का एंगल हुआ 127 डिग्री, और C और A के बीच का जो एंगल हुआ वो हुआ 143 डिग्री। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, इससे आपका कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया होगा जहां तक रही बात एंगल की। क्लियर है बच्चों? ठीक है, वीडियो पॉज करो, लिखो।
वीडियो रोक के लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक बहुत बढ़िया चीज सीखेंगे आगे बढ़ने से पहले। जैसे आज हम लोग को टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ना है, लेकिन हम लोग अब एक चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ ए स्केलर क्वांटिटी। अब ये तुम सुन के चौंक गए होगे, तो मैं बताता हूं मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चों हम लोग अब हेडिंग देंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ स्केलर क्वांटिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लीकेशन करने से क्या होगा। अब देखो तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया क्या दौड़ रहा होगा कि सर हम लोग यहां सीखने जा रहे हैं वेक्टोरियल मैथमेटिक्स, जिसमें वेक्टर का एडिशन सीखेंगे, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे, वेक्टर्स की रिजोल्यूशन सीखेंगे। डिवीजन के बजाय यहां क्या होता है, रिजोल्यूशन। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन को बताने से पहले वेक्टर को जोड़ना या घटाने या मल्टीप्लाई करने से पहले से पहले आप मल्टीप्लाई लिख दिए। लेकिन तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन के पहले ये क्या लिखा मैंने, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर नहीं है। तो कहोगे वही तो लिखा हुआ है, लेकिन तुम ध्यान दो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ ए स्केलर क्वांटिटी। हम लोग जो यहां पे सीखेंगे वो सीखेंगे एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने का। और ये वेक्टोरियल मैथमेटिक्स नहीं है। वेक्टोरियल मैथमेटिक्स में तो हम लोग सीखेंगे वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने का, वेक्टर को वेक्टर में जोड़ने का, वेक्टर में वेक्टर को घटाने का। लेकिन यहां मैं क्या बता रहा हूं, वेक्टर को मल्टीप्लाई करना किसके साथ, स्केलर क्वांटिटी के साथ। तो ये कोई उस मैथमेटिक्स, ये आपका नॉर्मल जो अलजेब्रिक मैथमेटिक्स जो पहले से आप बीज गणितीय या कह लो कि आप जो सिंपल ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स जानते हो उसी का यूज करेंगे। लेकिन ये बहुत काम आएगा हमें, इसलिए इसको यहां पे मैंने पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ने से पहले मैंने इसको यहां पे रख दिया है। आई बात समझ में? तो आप चौंको मत। आप यहां पे ये देखो कि हमने यहां पे मल्टीप्लाई किया है, करने का ट्राई किया है किसको, एक वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी के साथ। अब जैसे देखो एग्जांपल के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग मान लो एक वेक्टर ए है, ठीक है, दिस इज वेक्टर, ये क्या है वेक्टर, और इसको मल्टीप्लाई किससे करने जा रहे हैं, एक क्वांटिटी है लैम्डा, ये लैम्डा बोलते हैं इसको। जैसे ये इंग्लिश लेटर का वाई है और वाई को उल्टा कर दो तो ये दिखने लगेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लैम्डा, ठीक है। अब मान लो लैम्डा को स्केलर है, स्केलर करने का मतलब 2, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। ए वेक्टर है और लैम्डा क्या है, एक स्केलर, ठीक है। तो रूल क्या कहता है बच्चों कि अगर किसी वेक्टर को, लैम्डा की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, तो मैंने 2, 3, 4 लिखने बजाय लैम्डा लिख दिया। रूल क्या कहता है बच्चों कि अगर एक वेक्टर को आप स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्रोडक्ट में एक नई वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट, एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे व्हाट यू विल गेट, ए वेक्टर।
न्यू वेक्टर मिलेगा। मतलब कि अगर वेक्टर के जगह पे a लिख दो, स्केलर के जगह लैम्डा लिख दो, तो बाय मल्टीप्लाइंग दीज टू यू विल गेट b, एक नया वेक्टर मिल जाएगा। अब ये जो नया वेक्टर मिला, इसके दो चीज के बारे में जानकारी हमें चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि वेक्टर्स के दो प्रॉपर्टी होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। तो b के मैग्नीट्यूड के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, मैग्नीट्यूड, और b के डायरेक्शन के बारे में भी जानना चाहेंगे। तो बच्चों, अगर आप एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट ए वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, और ये कितना होगा ये भी मैं तुमको बताऊंगा। तो पहले तो यहां लिख देता हूं, इफ वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर विथ ए स्केलर quantity, if we multiply a vector with a scalar quantity, then we will get a new vector, we will get a new vector। तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? न्यू वेक्टर। अब ये न्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो सीधी सी बात है b का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो बच्चों b का मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू लैम्डा। मैग्नीट्यूड ऑफ a को लैम्डा से सीधा सीधा साधारण गुना जो तुम करते हो, मल्टीप्लाई जो करते हो, a के मैग्नीट्यूड में उस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। इसको चाहो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, a लैम्डा लिख सकते हो। तो b का मैग्नीट्यूड कितना हुआ बच्चों? तो a लैम्डा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा। तो ये b का मैग्नीट्यूड तो बहुत आराम से निकल गया। लेकिन b के डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ b। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो डायरेक्शन ऑफ b पे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब कि b की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होगी? आखिर यहां तो a के पास डायरेक्शन है और लैम्डा के पास तो है ही नहीं, लैम्डा स्केलर है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो बना वेक्टर, उसकी क्या डायरेक्शन होगी? तो देखो डायरेक्शन ऑफ b क्या है, विल बी सेम एज दैट ऑफ a if lambda is positive। ध्यान दो क्या लिखे, जो b की दिशा होगी, डायरेक्शन होगी, विल बी सेम, वो क्या होगी? समान होगी। सेम एज दैट ऑफ, किसके जैसा समान होगी? a के जैसा। लेकिन शर्त रख दिया हमने, इफ लैम्डा इज पॉजिटिव। अगर ये लैम्डा +2 हो, +3 हो, क्योंकि संख्या भी तो प्लस माइनस हो सकती है। लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी तो प्लस माइनस हो ही सकता है। मान लो -3 से तुम मल्टीप्लाई कर दिए या -2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अगर लैम्डा प्लस रहा, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किए, 3 से मल्टीप्लाई किए, तो लैम्डा अगर प्लस रहा तो बी की वही डायरेक्शन होगी जो डायरेक्शन किसकी थी? ए की। एंड it will be opposite, ये opposite होगा if lambda is negative। और अगर मान लो ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो b का डायरेक्शन ठीक a के डायरेक्शन के क्या होगा? उल्टा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वेक्टर b जो हमें मिला उसका मैग्नीट्यूड तो हुआ लैम्डा और a के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। और जहां तक रही बात इसके डायरेक्शन की, तो ये डायरेक्शन आपका a के अलोंग भी हो सकता है, a के सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, और a के अपोजिट भी हो सकता है। क्लियर है बच्चों? अब इसको मैं डायग्राम और एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, पहले आप इसको लिख लो। तो बच्चों अब देखो, जैसे मान लो कि वेक्टर a, ठीक है ना, मान लो कि वेक्टर a आपका
5 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन है इसका टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक, अब तो समझ ही गए होंगे वेक्टर ए क्या हुआ। वेक्टर ए क्या है बच्चों? वेलोसिटी। तो ए की जगह हम लोग वी लिख दें तो ज्यादा तुमको मजा आएगा। तो मान लो एक वेक्टर है वी, v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया बच्चों, और ये इसकी क्या हो गई? डायरेक्शन। अब एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका नाम है मास। तुम जानते हो मास। अब देखो क्या मजा आने वाला है तुम्हें। मास जो है मान लो 10 kg है, ठीक। अब ये क्या है आपका? स्केलर। और मास एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। द्रव्यमान जो है वो क्या होता है? प्लस होता है। तो ये द्रव्यमान आपका प्लस है जो कि कितना है आपका? 10 kg। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो अगर मास को v से, तो देखो ये स्केलर है और ये किसमें मल्टीप्लाई हो गया? वेक्टर में। तो मास को अगर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये वेक्टर है और ये स्केलर है, तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से, तो देखो ये स्केलर है, ये वेक्टर है, तो एक नया वेक्टर मिलेगा जिसका नाम होगा p, जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे भी। और बच्चों तुम जानते भी हो, इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। अब देखो क्या मजेदार है, फिजिक्स में तो कोई भी चीज मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं बताता, उसका फिजिक्स में यूज है, तभी मैं बोलता हूं कि ये चीज को समझना है। तो देखो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी मिल गया आपको, एक स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से। कोई पूछेगा मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड तो सीधा तुमको क्या बताया मैंने कि स्केलर और वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 10, तो ये हो गया 50, सिंपल। और जहां तक यूनिट की बात है तो केजी मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो हो गया 50 kg पर मीटर सेकेंड। तो सीधा इसमें तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ा, आपको मास को किससे मल्टीप्लाई कर देना पड़ा? वेलोसिटी। दोनों के मैग्नीट्यूड को आपने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। अब सवाल ये है कि P का डायरेक्शन क्या होगा बच्चे? तो P का डायरेक्शन ऐसे मैं लिखूंगा ना, DI, तो समझ जाना डायरेक्शन। तो अब देखो ये मास एक 10 kg है, ये एक स्केलर है, और साथ ही साथ ये कैसा स्केलर है? तो बच्चों ये एक पॉजिटिव स्केलर है। कैसा स्केलर है? पॉजिटिव स्केलर है। तो तुमको बताया कि अगर पॉजिटिव स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया वेक्टर मिलेगा हमको, उसका वही डायरेक्शन होगा जो पुराना वाला होगा। और पुराना वाला वेक्टर कौन सा है? उसका डायरेक्शन क्या है? टूवर्ड्स नॉर्थ। टूवर्ड्स का मतलब तो समझाया था ना, की ओर, उत्तर की ओर। तो P का डायरेक्शन भी क्या हो गया? टूवर्ड्स नॉर्थ। आई बात समझ में बच्चों? तो इस तरीके से यहां पे P का जो डायरेक्शन हो गया वो हो गया टूवर्ड्स नॉर्थ। तो देखो कितना मजेदार हुआ कि एक वेक्टर बना हमारा किससे? एक स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से, और एक वेक्टर मिला, उसका मैग्नीट्यूड इतना हुआ, उसका डायरेक्शन उधर ही हुआ जिधर v का डायरेक्शन है। मतलब आज से हम लोग समझ गए कि मोमेंटम और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? सेम। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मास तो किसी बॉडी का नेगेटिव होता नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं यहां पे कि मोमेंटम will be along the direction of, अब देखो ये चीज आगे के चैप्टर्स का, लेकिन तुम अभी सीख गए। तो मोमेंटम will be along the direction of velocity। मोमेंटम किसके डायरेक्शन में हो गया बच्चों? वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो गया। और कारण क्या है? क्योंकि मास क्या है? पॉजिटिव। क्लियर है? तो जल्दी से वीडियो पॉज करो और इस एग्जाम्पल को लिखो। अब अगला एग्जाम्पल ये मैं बताता हूं। ये पहला एग्जाम्पल हुआ फिजिक्स का, एक और ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अभी हम लोग एक देखें, एक और करते हैं मजेदार। लिख लो जल्दी से। वीडियो पॉज किया आपने? लिख लिया? चलो ठीक है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, ये एग्जाम्पल 1 था, आपको सब एग्जाम्पल अभी बता दिए। अब याद करो बच्चों कि तुमने न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा होगा, 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा न्यूटन सेकेंड लॉ, तो जिसमें तुम्हें यह बताया गया होगा कि किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगता है, बल लगता है, तो उसमें त्वरण पैदा होता है। बल मतलब फोर्स और त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। तो जो हिंदी मीडियम वाला उसको मैं बार बार बोलता हूं, आप डरो मत, आप बस क्लास करते रहो, देखो कैसे तुम सब कुछ सीख जाओगे, है ना। तो अब देखो क्या है कि ये आपकी रही बॉडी, इसका मास है m। तो न्यूटन कहते हैं कि अगर आप इसको इधर फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी एक्सेलरेट करेगी। फोर्स मतलब बल, और जब लगाए तो त्वरित एक्सेलरेशन आएगा। और तुमको रूल भी पता है, तुम याद करो क्या बताया गया था। तो न्यूटन ने कहा था नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स, बॉडी पे लगने वाला फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अब सोचो, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है भाई, और एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और ये है स्केलर। तो अब एक बात देखो यहां से क्या हो गया, तो फिर तो वही बात जो कुछ देर पहले हम लोग सीखे। अब ये यहां पे इस फॉर्मूला में भी देखो, ये मास आपका क्या है, स्केलर। और कैसा स्केलर है बच्चों, पॉजिटिव स्केलर है। कैसा स्केलर है बच्चों, पॉजिटिव स्केलर है। और ये है आपका एक्सेलरेशन, है ना। ये जो है आपका क्या है, एक्सेलरेशन। हम लोग तो पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को, एक्सेलरेशन। अब यहां पे देखो, और ये वेक्टर क्वांटिटी। अब यहां पे देखो तो अब ए, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा करेंगे हम लोग, ACCN कर देंगे तो समझ जाना एक्सेलरेशन है। अब देखो इस वेक्टर को तुम पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किए तो आपको फोर्स मिल गया। तो तुमसे कोई पूछेगा फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना, तो ये हो जाएगा ma। फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया m इंटू ए, मास का मैग्नीट्यूड इंटू एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। मान लो मास जो है इस बॉडी का 4 kg है और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो सीधी सी बात है कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मास के मैग्नीट्यूड और इसके मल्टीप्लीकेशन। इसको भी तुम चाहो तो मॉड में डाल सकते हो, लेकिन हम बताए थे कि एरो भी हटा दो, मॉड में हटा दो तो भी मास ही होता है, मतलब स्केलर ही होता है। तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, और यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसको चाहो तो न्यूटन भी बोल सकते हो, है ना। हम लोग आगे जब यूनिट डायमेंशन पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही चाहे तुम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। चलो बात है डायरेक्शन की, तो फिर बात वही है कि अगर ये पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है F और A का डायरेक्शन सेम होगा। जैसा कि मास आपका क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। देखो ये लाइन ऐसे ड्रॉ करने का मतलब हो गया पैरेलल, मतलब F एंड A will have same डायरेक्शन। इन दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सेम। ठीक है ना। तो अगर मान लो फोर्स आगे लगा रहे हो तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन किधर होगा, आगे। तो यही तो तुम्हें बताया गया था न्यूटन सेकेंड लॉ में कि फोर्स की दिशा में ही त्वरण की दिशा होती है, फोर्स की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। बताया गया था कि नहीं बताया गया था, उसी चीज को हम लोग यहां पे ऐसे लिख रहे हैं। क्लियर है बच्चों। तो ये अपना दूसरा एग्जाम्पल था। तो देखो कहा कितना अपने को फिजिक्स में इसकी जरूरत पड़ रही है। आगे देखते हैं, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। लिख लिया आपने। चलो अब तुम कहोगे कि सर अभी तक आप सिर्फ स्केलर में पॉजिटिव वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई नेगेटिव वाला भी लेके दिखाइए। तो अभी देखो तुम्हारे सामने नेगेटिव वाला भी लेके दिखाते हैं। अब ये 12th के एक चैप्टर का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, है ना। 12th के चैप्टर का एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पॉज करो, इसको लिखो। लिख लिया आपने। चलो देखते हैं आगे।
अब बच्चों, अब एग्जाम्पल देखते हैं। अभी आपको ये ज्यादा ये समझने का ट्राई मत करना कि ये फॉर्मूला क्या है, ये हम लोग 12th क्लास में सीखेंगे। आप बस इस पे ध्यान दो कि ये वेक्टर स्केलर का क्या मामला है। देखो 12th क्लास में एग्जाम्पल हम लोग एक चीज सीखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो किसी चार्ज के ऊपर लगता है। थोड़ा बहुत तो तुम पढ़े होगे 10th में कि चार्ज मतलब आवेश। अगर किसी आवेश को, किसी चार्ज को किसी विद्युत क्षेत्र, अब देखो विद्युत क्षेत्र, उसकी जगह अच्छा रहेगा बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो किसी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, और वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब क्या है ना कि आप अभी ये फॉर्मूला पे ज्यादा दिमाग मत लगाना, तुम समझो, परिचय लिखो, देखते हैं क्या क्या है। एफ का नाम मैं लिख देता हूं। ये सब चीज हम लोग को 12th में पढ़ना है, लेकिन चूंकि देखो कितना फायदा होता है वेक्टर पढ़ने का कि अभी से ही ये चीज को हम लोग समझ सकते हैं। तो एफ जो है बच्चों, ये है इलेक्ट्रिक फोर्स। एफ क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। Q जो है ये है इलेक्ट्रिक चार्ज, और E क्या है बच्चों? E है इलेक्ट्रिक फील्ड। E क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे ये F है इलेक्ट्रिक फोर्स, Q है इलेक्ट्रिक चार्ज, E है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सब आपको गिवन है। तो आपको क्या, तो आप देखो यहां पे, तो चार्ज क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है? स्केलर। और ई क्या है? वेक्टर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को स्केलर से मल्टीप्लाई किए तो फोर्स मिला। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र को आवेश से मल्टीप्लाई किए तो अपने को क्या मिला? फोर्स मिला, इलेक्ट्रिक फोर्स मिला, और ये भी क्या है? वेक्टर। तो आप देखो फिजिक्स में फिर एक एग्जांपल दिखा कि स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किए तो तुम्हें क्या मिला? वेक्टर। अब यहां अगर फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करोगे तब तो मैग्नीट्यूड तो सिर्फ उसका हो गया Q इंटू ई। मैग्नीट्यूड क्या हो गया? Q इंटू ई, है ना। इसको अगर मॉड में लिए तो सबको मॉड में लिए तो ऑटोमेटिकली फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल टू चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नीट्यूड को लेके तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड हो गया पॉजिटिव। अब आगे क्या समझेंगे? अब आगे है डायरेक्शन को लेके। तो सुनो, मास सिर्फ पॉजिटिव होता है, लेकिन चार्ज पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी। चार्ज दोनों टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कौन कौन चार्ज बच्चों? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो अब देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। प्रोटॉन समझते हो ना? प्रोटॉन जो एटम के अंदर होता है, प्रोटॉन उस पे पॉजिटिव धन आवेश होता है, और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, इस पे ऋण आवेश होता है। तो मान लो इफ Q जो है, अगर चार्ज क्या है? पॉजिटिव, तो F इक्वल्स टू क्या लिखोगे? Q इंटू ई। और अगर F Q पॉजिटिव है तो इसका मतलब है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? सेम। तो हम लोग बोल सकते हैं, वी कैन से फोर्स ऑन पॉजिटिव, ऐसे लिख दिए तो पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव चार्ज विल बी अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रही है बात समझ में? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा अगर चार्ज क्या हो? पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स
उधर ही लगेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सोचो, ये 12th की बात है जो अभी आपको समझ में आ गई। अब मान लो कि अगर इफ Q इज नेगेटिव, मान लो इलेक्ट्रॉन है, कैसा चार्ज है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। तब तो फॉर्मूला क्या लिखोगे? तब तो फॉर्मूला लिखोगे F इक्वल्स टू माइनस QE। और तुम्हें पता है कि माइनस साइन क्या करेगा? डायरेक्शन दोनों का उल्टा होगा, क्योंकि अगर दो वेक्टर के बीच में इक्वल का साइन हो, ध्यान से सुनो, दो वेक्टर के बीच में इक्वल का साइन हो और एक तरफ माइनस हो, इसका मतलब ये होता है बच्चों, ध्यान से सुनो, दो वेक्टर के बीच में अगर इक्वल का साइन हो और एक माइनस हो तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम, डायरेक्शन अपोजिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब अगर आगे है, जैसा कि यहां पे है, लेकिन फोर्स किधर लगेगा? पीछे। अब इस एरो पे मत ध्यान दिया करो, ये बता दिया था मैंने, उस सिंबल के लिए होता है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जैसे फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज विल बी अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज विल बी अपोजिट, मतलब उल्टा। फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज विल बी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा? अपोजिट। क्या? नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स। क्लियर है? तो बच्चों इस तरीके से देखो फिजिक्स में कि कितना एप्लीकेशन है। आगे भी एप्लीकेशन है, ऐसा नहीं है कि इतना ही है, और भी एप्लीकेशन इसके हैं। तुम लोग तो बाद में धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे, लेकिन अब अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर आप एक वेक्टर को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? एक वेक्टर। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको लिखो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसके ऊपर, वेक्टर से रिलेटेड। तो आप जल्दी से वीडियो पॉज करो और इसको लिखो। लिख लिया आपने? वीडियो पॉज करो और लिखो, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हम लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। हम लोग, तुम चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें बहुत दिमाग तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है बच्चों, मान लो इस तरीके से, इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, ध्यान से देखना, अगर दोस्तों वेक्टर ए और बी के बीच, इफ मतलब अगर, इफ एंगल बिटवीन ऐसे कि हम लोग क्या लिखते हैं? बिटवीन ए एंड बी इज 60 डिग्री, देन what will be the angle between A and -2B? ध्यान दो बच्चों कि अगर A और B के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो बताओ A और -2B के बीच कितना एंगल होगा? तो तुम्हें लग रहा होगा थोड़ा कि क्या है सर, तो एक बार एक सेकेंड नहीं, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, चलो कर लिया ट्राई आपने, वीडियो पॉज कर लिया आपने, 2 मिनट का टाइम लो और ट्राई करो। चलो ठीक है, आंसर देखो। सबसे पहले बच्चों यहां पे बनाओ A और बनाओ B। ठीक, दोनों के टेल को मिला दिए, क्योंकि एंगल तभी बना सकेंगे जब दोनों का टेल बनेगा। और मान लो इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। अब तुम क्या कर रहे हो? अब तुमको फिर किसके बीच एंगल चाहिए? तुमको एंगल चाहिए ए के बीच।
ठीक, तो ए तो वही रह गया, लेकिन दूसरा वेक्टर कौन है, -2b। तो भाई इसका मतलब है कि b को आपने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, -2 से। तो देखो सीधी सी बात है, अगर b को तुम -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा 2b, और डायरेक्शन जो इसका होगा अपोजिट टू b। अपोजिट टू क्या हो जाएगा, b। अगर b को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करते तो सिर्फ मैग्नीट्यूड डबल होता, डायरेक्शन वही रहता। लेकिन अगर तुमने इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डायरेक्शन हो जाएगा उल्टा। जिसका मतलब अगर b इधर है तो -2b वेक्टर, ये भी एक वेक्टर हुआ, और ये जो वेक्टर होगा वो b के ठीक अपोजिट। अब देखो एरो की लंबाई भी मैंने लगभग डबल कर दी है, इसको क्यों ना थोड़ा छोटा कर दिया जाए। अब देखो डबल हो गया, और ये हो गया -2b, ठीक ना। इस एरो को लेके बार बार बोलता हूं, कंफ्यूज मत होना, ये सिंबल है, ये एरो असली है। अब सोचो कि a और b के बीच तो 60 था, लेकिन a और -2b के बीच में ये तो दूसरा वेक्टर हो गया, तो इसका टेल ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल तो ये होगा, है ना बच्चों। तो a और b के बीच 60, लेकिन a और -2b के बीच का एंगल, तो सोचो ये स्ट्रेट लाइन तो होगा, और स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल जो है वो 180 होता है, तो ऑटोमेटिकली 180 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये कितना हो जाएगा, 120। आई बात समझ में। तो आंसर होगा बच्चों 120 डिग्री। क्लियर है, चलो लिख लो इसको। अब हम लोग बच्चों देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की, ठीक है। तो हम लोग बात अब करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो देखो अब ये आपका वेक्टर के टाइप को देखते हैं। तो टाइप दोस्तों वेक्टर का बहुत सारा है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। कुछ टाइप तो सचमुच में काम के हैं, और कुछ ऐसे ही मनगढ़ंत है। अब क्या है कि मेरे को सब कुछ बताना तो पड़ेगा ही, लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें कुछ तो बहुत काम के होते ही नहीं है, लेकिन तब भी आप देखोगे सारे लोग बताते हैं, तो मैं भी बताता हूं, तो देखते जाओ आप। लेकिन इसमें 2-3 वेक्टर ही है जो ज्यादा आपको कॉन्सेप्चुअल है और ज्यादा काम का है, तो देखते जाओ। सबसे पहले जो सबसे आसान है वो देखो, मान लो अगर कहीं लिखा हुआ है इक्वल वेक्टर्स। अब बताओ इक्वल वेक्टर कुछ है इसमें, तुम नाम से समझ गए। इक्वल वेक्टर का मतलब हो गया कि दो वेक्टर जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में इक्वल है। जैसे मान लो अगर हमने ये लिख दिया वेक्टर a इक्वल्स टू वेक्टर b, इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा। अगर मान लो हम लोग a को ऐसे ड्रॉ किए तो b को भी इधर ही ड्रॉ करेंगे, है ना। तो दोनों का देखो लेंथ भी सेम, लेंथ से पता चल गया आपको मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन भी सेम है। अब यहां पे जो इक्वल नहीं होगा तो अपने मन से उसको तुम बोल सकते हो अनइक्वल वेक्टर भी, लेकिन हम लोग को उतना टाइम नहीं बेकार करना है। आप इक्वल मतलब समान वेक्टर हो गया, जो इसको फुलफिल नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, वो हो जाएगा अनइक्वल। उसके बाद देखो दूसरा जो है बच्चों, ये है कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर्स कौन सा वेक्टर है बच्चों, कोलीनियर वेक्टर। तो कोलीनियर वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं, अगर वेक्टर सेम लाइन के लॉन्ग ड्रॉ किए जाए। जैसे देखो अब मैंने यहां ढेर सारे वेक्टर्स ड्रॉ कर दिए, P Q R S T, इतने सारे वेक्टर्स ड्रॉ कर दिए। अब इसमें से किसी का मैग्नीट्यूड बड़ा है, किसी का मैग्नीट्यूड छोटा है, कोई अपोजिट है। लेकिन एक बात देखो, इन सभी को अगर हम लोग शिफ्ट करें
तो ये सारे वेक्टर किसी एक कॉमन लाइन पे आके ज्वाइन हो सकते हैं। अब देखो इन सभी को अगर पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ये सभी एक ही लाइन के लॉन्ग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल है कि अगर मान लो कि वेक्टर्स विच आर डायरेक्टेड अलोंग सेम लाइन, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट हो, लाइन सबका क्या होना चाहिए, सेम। मतलब इन सभी को शिफ्ट करके हम लोग एक लाइन पे ला सकते हैं। इनका मैग्नीट्यूड देखो मैंने जानबूझ के हर वैरायटी बना दिया। मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है, परिमाण बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कोलिनियर वेक्टर का जब भी नाम आएगा तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि कोलिनियर वेक्टर का मतलब ये हुआ कि वेक्टर्स जिनको एक लाइन के लॉन्ग रखा जा सके, एक लाइन के लॉन्ग आप अलाइन कर सकते हो। अलाइन मतलब व्यवस्थित कर सकते हो, उनको क्या कर सकते हो, व्यवस्थित कर सकते हो। तो कोलिनियर वेक्टर में हम लोग लिख सकते हैं these vectors are directed along same line। ठीक, अब इसी में जो इसको फॉलो नहीं करेगा, ये लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या, इसको सीधा कर दिया जाए। अब इसी में जो इसको फॉलो नहीं करेगा, अगर मान लो फॉलो नहीं करेगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन कोलिनियर, है ना, नॉन, एनओएन। मान लो कि ये लाइन कोई टेढ़ा है तो उसको कोलिनियर नहीं बोलेंगे, कौन सा बोलेंगे, नॉन कोलिनियर। तो लिखने की जरूरत है नहीं, आप कोलिनियर का मतलब समझे बच्चे। तो ये इक्वल वेक्टर हो गया, कोलिनियर हो गया, दो हो गए। आगे चलते हैं, जल्दी से लिख लो इसको, डायग्राम बना लो, मैं मिटा दूंगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद बच्चों कॉनकरेंट वेक्टर, ठीक है। कॉनकरेंट वेक्टर क्या होता है, अब देखो इसमें क्या है, इफ ग्रुप ऑफ वेक्टर्स are passing from common point, then they are known as concurrent वेक्टर्स। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ कॉनकरेंट का। मान लो कि यहां पे कोई वेक्टर है ऐसे ए बी, ठीक है ना, ऐसे। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ए बी सी डी। अब ये वेक्टर्स जो है, ये सारे वेक्टर एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जब उनका, इसको ना हम लोग आगे चल के फिजिक्स में लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। लाइन ऑफ एक्शन, किसी वेक्टर का कार्य करने का डायरेक्शन जो लाइन होता है, इसको लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। तो अगर मान लो कई सारे वेक्टर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक ही जगह से, एक जगह पे एक दूसरे को कट करे, कट करने को बोलेंगे इंटरसेक्ट, है ना, क्या करे, इंटरसेक्ट। तो वही मैंने यहां लिखा है कि इफ ग्रुप ऑफ वेक्टर्स आर पासिंग फ्रॉम कॉमन पॉइंट देन दे आर नोन एज कॉनकरेंट। हिंदी में जानने का जरूरत नहीं है, आप ऐसे याद रखोगे कॉनकरेंट। अगर ढेर सारे वेक्टर एक कॉमन पॉइंट से जा रहे होंगे तो क्या कहलाएंगे, कॉनकरेंट वेक्टर्स। ओके, तो जैसे यहां पे देखो
ए बी सी डी ये सारे इस पॉइंट पे एक दूसरे को एक साथ कट कर रहे हैं, तो दे आर नोन एज कॉनकरेंट। ए बी सी डी आर कॉनकरेंट। ठीक है बच्चों, चलो अब एक और है, मतलब ऐसा और भी है, ढेर सारा, देखते जाओ तुम, बस लिख लो इसको जल्दी से, रब कर दूं मैं। चलो लिख लिया आपने। नेक्स्ट है बच्चों को इनिशियल वेक्टर। अब देखो ये सब कितना आसान है, बनाया हुआ है, नाम से क्लियर है। कौन सा होगा? फोर्थ होगा, को इनिशियल वेक्टर। अब ये ना कंकरेंट से थोड़ा अलग है, जो मैंने पहले डायग्राम बनाया था ना, दरअसल वो को इनिशियली वेक्टर था वो। तो इन दिस केस all vectors have common starting point, have common starting point। जैसे मान लो ये वेक्टर ए बी सी, अब ये तीन वेक्टर है, अब ये तीनों एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हुए, प्रोड्यूस हुए, स्टार्ट हुए, है ना। जैसे मान लो बॉडी है, बॉडी के एक ही पॉइंट पे तीन फोर्स लग रहा है, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? को इनिशियल वेक्टर। समझ गए? तो कितना सिंपल है, तो ये को इनिशियल हो गया। उसके बाद देखो फिफ्थ नेगेटिव वेक्टर्स। अब कहोगे ये क्या है भाई? तो कोई किसी भी वेक्टर का नेगेटिव भी बना सकते हैं। जैसे मान लो तुमसे कोई पूछेगा ए, तो ए का नेगेटिव कौन सा होगा? तो ए का नेगेटिव होगा -a। तो कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? बहुत छोटी बात है, मैं तो पहले ही बोल रहा हूं, कुछ बड़ी बात है ही नहीं। तो मान लो वेक्टर ए इधर है, तो -a किधर होगा? तो a और -a में तो सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होगा, तो -a ठीक इसके अपोजिट बना दोगे, है ना। तो -a क्या हो गया? ठीक इसके अपोजिट। इस एरो में मत जाना, ये एरो हुआ। तो a और -a जो हो गया, एक दूसरे का क्या हो गया? नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मान लो अगर कहीं लिखा हुआ है वेक्टर PQ, अब ये थोड़ा समझो, कहीं लिखा हुआ है, जैसे अभी तक तुमने देखा था केवल P पे एरो, केवल Q पे एरो, अगर कहीं लिखा हुआ है वेक्टर PQ, तो इसका मतलब जानते हो, ये भी एक तरीका है दिखाने का। इसका मतलब ये हुआ कि दो पॉइंट के बीच में वेक्टर है, P और Q के बीच में है, और P पे क्या होगा और Q पे क्या होगा? तो PQ अगर लिखा हुआ है तो P से Q की तरफ वेक्टर होगा। मतलब कि मान लो कि वेक्टर अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट पे होगा P और इस पॉइंट पे होगा Q, तो वेक्टर PQ हो गया ये। और अगर कोई पूछेगा वेक्टर QP क्या होगा, तो वेक्टर QP जो होगा बच्चों, वेक्टर QP जो होगा वो ठीक वेक्टर PQ का उल्टा होगा, क्योंकि QP में देखो Q पे आपका Q पहले है, तो जो पहले है वहां क्या होना है? टेल, और जो बाद में है वो होगा हेड, तो ये हो गया आपका QP। ये है PQ और ये हो गया QP। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वेक्टर PQ जो है इज नेगेटिव ऑफ QP, यानी ये दोनों वेक्टर भी एक प्रकार से कौन सा वेक्टर हो गया? नेगेटिव वेक्टर, क्योंकि PQ और QP के बीच में संबंध क्या हुआ? नेगेटिव का, क्योंकि PQ अगर इधर है तो QP किधर होगा? ठीक उसके अपोजिट। अब मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा? सेम। तो ये याद रखना, कभी कभी वेक्टर आपको ऐसा लिखा हुआ भी मिलेगा, जैसे मान लो वेक्टर AB लिखा हुआ है,
तो यानी वेक्टर कहां से कहां तक है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक। समझ गए बच्चे? तो लिख लो इसको फटाफट। बच्चों 2-3 वेक्टर और है। एक है आपका जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, एक एक्सियल वेक्टर है, एक पोलर वेक्टर है, एक कोप्लेनर वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर है। इन सब में सबसे खतरनाक आपका यूनिट वेक्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है कोप्लेनर वेक्टर, और ये सब भी छोटा छोटा है, सब छोटा ही है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो इनको बताने में कम से कम 15-20 मिनट और टाइम लगेगा। ठीक है, तो आज का टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कर लेंगे। 20-25 मिनट लगेगा आधा क्लास, और आधे क्लास में कल सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टोरियल मैथमेटिक्स का सबसे पहला जो आपका ऑपरेशन है उसको हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके।